पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हर जगह पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सेम नहीं होता है। यह पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान की दूरी या फिर त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ये आपने जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चित्र इस प्रकार देखा होगा, लेकिन ये पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। इसमें थोड़ी सी ऊपर से यानी ध्रुवों पर ये थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ये इस प्रकार का अंडाकार इसका आकार है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कौन सा आकार है? अंडाकार। तो यहाँ पे पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर, ध्रुव यानी ये यहाँ पे ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है पृथ्वी की आकृति, जैसा कि हम देख चुके हैं, और दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। चलिए इस पर हम बात करते हैं। पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर कुछ चपटी है। पृथ्वी का व्यास ध्रुवों पर कम तथा भूमध्य रेखा पर लगभग 42 किलोमीटर अधिक है। गुरुत्वीय त्वरण और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसके मध्य हम ये संबंध पिछले टॉपिक्स में निकाल चुके हैं। तो आई होप ये टॉपिक आप पिछले टॉपिक को देखकर ही देख रहे हैं, और ये यदि आप ये देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि हमने ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हमने निकालना सीख लिया है। ये संबंध है स्मॉल जी और कैपिटल जी के मध्य। ठीक है, जी का जो मान है, पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। किस किस पे निर्भर करेगा? मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये दो चीजें हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जी, कैपिटल जी, ये नियतांक है और ये हर जगह नियत रहता है। ब्रह्मांड में हर जगह इसका मान नियत रहता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल जी का मान किस पे डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा यानी अर्थ, जो अर्थ का यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसमें, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसमें। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए क्षेत्र में, ये इस वाले फॉर्मूले में देखिए, एक मिनट इसको मिटा दूं फिर से। हाँ, यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले में, तो ये है क्या? ये कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि भूमध्य रेखा पर r का मान सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ g का मान सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पे जो व्युत्क्रमानुपाती चीज होती है, वहां पे जितनी अधिक चीजें रहेगी, या फिर जितनी ज्यादा यहाँ पे मात्रा रहेगी, उतना ही कम जो फॉर्मूला है उसका मान आएगा। ठीक है, स्मॉल जी का मान, यदि स्मॉल जी के मान की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? आर पे। आर जितना कम आएगा जी उतना अधिक आएगा, आर जितना अधिक आएगा जी उतना कम आएगा। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ पे यही कहने का प्रयास किया गया है, भूमध्य रेखा पर आर का मान सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। इसके विपरीत ध्रुवों पर आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ का मान कम होने के कारण स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। यहाँ पे जितना मान कम होगा अपॉन में यानी व्युत्क्रमानुपाती में, उतना ही अधिक स्मॉल जी का मान होगा यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एक निश्चित कोणीय वेग ओमेगा में घूर्णन करती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी होती है तो वह वस्तु भी पृथ्वी के साथ साथ उसी कोणीय वेग यानी ओमेगा से स्मॉल आर त्रिज्या के पथ पर घूमती है। वृत्ताकार पथ का केंद्र घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है, जैसा कि हर वृत्ताकार पथ पे होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से प्राप्त होता है। किस किस से प्राप्त होता है?
जो आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है यानी ओमेगा स्क्वायर आर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण से प्राप्त होता है क्या? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है। अभिकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है जो वृत्तीय मार्ग में गति कर रही वस्तु पर केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रही वस्तु पर केंद्र की ओर लगता है। आपने देखा होगा जब आप कोई टर्निंग गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई टर्निंग काट रहे होते हैं, तो यदि वो वृत्तीय मार्ग में है या फिर ऐसे कर्व मार्ग में है, तो वो आपने देखा होगा कि केंद्र की ओर आप एक बल महसूस करते होंगे। तो वही बल एक आभासी बल है जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो ये वृत्तीय पथ पे गति कर रही वस्तु पर लगता है केंद्र की ओर। परिणाम स्वरूप गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण की आभासी गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण होता है उसी को क्या कहा जाता है? आभासी गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी डैश से दर्शाया जाता है। और यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, आप इन पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आप हो जाएंगे। इस पर भी ये टॉपिक भी हम छोड़ देंगे। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ये भी हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जो गुरुत्वीय त्वरण है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल जी का जो मान है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में सारा खेल होगा किसका? आर ई स्क्वायर का। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का। देखिए ये कैसे होगा? कोई वस्तु है P, इस वाले चित्र में देखिए कोई वस्तु P है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पे? h ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो यहाँ पे देखते हैं हम पहले h ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे जो इसकी जो दूरी है, इसके बीच की दूरी है, वो हम नीचे जो है व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो इसके नीचे की दूरी हो जाएगी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर है तो हम इसको जो दूरी है उसको प्लस करेंगे। ठीक है, दूरी को प्लस करेंगे यानी रेडियस से इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नया फॉर्मूला क्या बनेगा? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई का मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब यहाँ पे मास ऑफ अर्थ होता है, और आर प्लस एच यहाँ पे जो नई दूरी आई है उसके अकॉर्डिंग जो गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी के अनुसार हम देखते हैं क्या, इसी के अनुसार जो कोई भी वस्तु है, वो मान लीजिए कोई पी वस्तु है, ये पी वस्तु है, ये पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर है। तो यहाँ पे इसका मान क्या निकलेगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे कितना आएगा? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दूरी है वो कम हो जाएगी केंद्र से। ठीक है, ये केंद्र से लेकर सतह तक रेडियस होती है यानी आर। ठीक है, आर ई होती है, और ये सतह से अंदर है यानी ये गहराई में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो नीचे वाला मामला रहेगा वो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे ये वाले फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले। तो स्मॉल जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा यदि कोई वस्तु सतह से ऊपर स्थित हो या फिर सतह से गहराई में स्थित हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख देंगे स्मॉल। और यहाँ पे जब भी आप इस तरीके फॉर्मूले लिखें, सूत्र लिखें, तो यहाँ पे इन जो शब्दावली को हमने यूज़ किया, जैसे स्मॉल जी को बताएं कि ये स्मॉल जी क्या है। यहाँ पे स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, और आर ई है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल डी है यहाँ पे जितनी गहराई पर कोई वस्तु या कोई बिंदु वहाँ पे है। तो वहाँ पे
गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ये हमने यहाँ पे देखे। टॉपिक है वास्तविक भार तथा आभासी भार। क्या होता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे ही हम उस वस्तु का भार यानी W कहते हैं। यदि वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का तल है, मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, ठीक है, सरफेस पे स्थित है तथा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त अन्य कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो, ठीक है, अन्य कोई बल यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा हो, तो उसका भार वास्तविक भार कहलाता है। देखो क्या क्या कंडीशन यहाँ पे, यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित हो, पहला तो तल पर स्थित होना चाहिए, दूसरा है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त अन्य कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो उसका भार वास्तविक भार कहलाता है। ठीक है, यानी स्मॉल w बराबर mg, स्मॉल w बराबर mg। ठीक है, F बराबर होता है ma। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने पहली स्टेटमेंट में देखा पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, ये हो जाएगा mg। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार है। ठीक, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार जो F का जो फॉर्मूला है, F बराबर ma, यहाँ पे है F बराबर mg और F को हम रिप्लेस किए हम यहाँ पे क्या W से, तो W बराबर हो गया स्मॉल m इंटू स्मॉल g। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक भार स्मॉल m इंटू g, जहाँ पे स्मॉल g का मान कितना है 9.8 यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान है स्मॉल g का मान। ठीक है, यदि किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति के कारण उस पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ था। यदि किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति के कारण उस पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में वस्तु का भार उसका आभासी भार यानी एपरेंट वेट कहलाता है। इस स्थिति में गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में वस्तु पर एक लंबवत बल यानी नॉर्मल फोर्स कार्य करता है। यह बल उस वस्तु को पृथ्वी से दूर रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर कोई पिंड है, पिंड यदि यहाँ पे इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बल नहीं लग रहा है और ये सतह पे है, तो इसका जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वास्तविक भार। ठीक है, ये वास्तविक भार हो जाएगा। और यदि हम इस स्टेटमेंट की बात करें, तो यदि किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति के कारण कोई विशिष्ट स्थिति है उसके कारण उस पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का भार आभासी भार यानी अपरेंट वेट कहलाएगा। ठीक है, इस स्थिति में गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में वस्तु पर एक लंबवत बल कार्य करता है। ये गुरुत्व बल कहाँ कार्य करेगा, केंद्र की ओर। ठीक है, और इसके विपरीत में, इसके लंबवत में एक बल कार्य करेगा, इसको हम लंबवत बल यानी नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यह बल उस वस्तु को पृथ्वी से दूर रखने का प्रयास करता है। ठीक है, क्या करता है, पृथ्वी से दूर रखने का प्रयास ये करता है। तो वस्तु का आभासी भार बराबर हो जाएगा वस्तु पर गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में आरोपित बल। क्या हो जाएगा, वस्तु का आभासी भार क्या हो जाएगा, वस्तु पर गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में आरोपित बल। तो WA का मान ए को क्या बोलते हैं हम, एपरेंट वेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम आभासी भार के अंतर्गत कुछ एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। लिफ्ट का एग्जांपल हम देखते हैं। लिफ्ट में आभासी भार हम देखते हैं, अपरेंट वेट इन लिफ्ट ये देखते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तथा विराम अवस्था में है, ये विराम अवस्था में कब है, जब वो मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, या फिर विराम अवस्था में एट रेस्ट में हो, तो व्यक्ति का आभासी भार यानी WA उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। यदि सतह पे यदि होगा तो उसका जो आभासी भार है WA उसके वास्तविक भार W के बराबर होगा, क्योंकि
इस स्थिति में व्यक्ति पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत लगने वाला बल का मान गुरुत्व बल के समान ही होगा। ठीक है, क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत लगने वाला बल का मान गुरुत्व बल के समान ही होगा। WA बराबर होता है कैपिटल N बराबर mg बराबर W। ठीक है, तो आभासी भार हो जाएगा, आभासी भार ये हो गया और वास्तविक भार ये हो गया m × g। ठीक है, यदि लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। देखिए ये कोई लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर मूव कर रही है। ठीक है, ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो इसमें वस्तु का जो भार होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो जी लगेगा प्लस ए भी लगेगा। ठीक, जी लगेगा यानी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और जो स्मॉल ए वो भी लगेगा। ठीक है, इस लिफ्ट का कोई ना कोई तो त्वरण होगा जिससे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो WA बराबर हो जाएगा mg प्लस ए। ठीक है, W बराबर mg प्लस ए। और हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो। ठीक है, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो तो वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है W डैश हो जाएगा mg माइनस ए, जी माइनस ए। तो यहाँ पे जो W बराबर mg होता है, तो यहाँ पे जी का मान में हम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जो वस्तु है या लिफ्ट है वो गतिमान अवस्था में नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पे है वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। तो वो यहाँ पे नीचे की ओर आ रही है, तो W बराबर हो जाएगा m, इसको क्या कोष्टक में लिखेंगे g माइनस ए। ठीक है, g माइनस ए, और ये इसका फॉर्मूले से हम इसका जो आभासी भार है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो आभासी भार है W बराबर mg माइनस ए, तो ये इस प्रकार से हम इसका मान निकाल लेंगे। चौथी कंडीशन है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे। ठीक है, एक समान वेग से या ऊपर या नीचे गति करे तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे A और G दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को लंबवत तरीके से, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे समान वेग से ऊपर नीचे गति करेगी तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चौथी कंडीशन यहाँ पे हो गई। पांचवी कंडीशन है यहाँ पे, यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए। ठीक है, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु पर गुरुत्व बल के विपरीत कार्य बल का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु पर जो गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल के विपरीत कार्यरत बल गुरुत्व बल के विपरीत कार्यरत बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परिणामतः वस्तु को भार शून्य प्रतीत होगा, यानी WA बराबर कितना हो जाएगा? 0। WA बराबर हो जाएगा 0। छठवीं स्टेटमेंट है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट स्मॉल g से अधिक त्वरण से गति करे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट की छत में टकरा जाएगा। यदि स्मॉल g से अधिक त्वरण से यदि गति कर रही है लिफ्ट, तो व्यक्ति उसमें यदि है तो लिफ्ट की छत में टकरा जाएगा। अगला है उपग्रह। ठीक है, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, ये सारे क्या है? उपग्रह। अब आप बोलेंगे पृथ्वी उपग्रह कैसे हो जबकि ये ग्रह है? पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, इसका जो उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो ये हो गया ग्रह। ठीक है, और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये पृथ्वी क्या हो गई? सूर्य का उपग्रह। ठीक है, ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, इस प्रकार से प्राकृतिक उपग्रह हो जाएंगे। और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, भूतुल्य कालिक उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, ये होते हैं जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है, कृत्रिम उपग्रह जिसको हम बोलते हैं। तो इनके बारे में तो हम यहाँ पे इस टॉपिक्स में नहीं, इन टॉपिक्स में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि
इनका हम बहुत ही विस्तार जो अगले टॉपिक्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब उपग्रह की कक्षाएं जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये याद रख सकते हैं सौरमंडल के ग्रह एवं उनके उपग्रह, ठीक है। तो बुध व शुक्र के पास उपग्रह की संख्या कुछ नहीं है, यानी इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास उपग्रह है चंद्रमा। मंगल यानी मार्स के पास उपग्रह है, 2 उपग्रह के पास, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 79 है उपग्रह। शनि के पास है 61। अरुण के पास है 27 यानी 27। वरुण के पास है 13। तो ये इनके उपग्रह हैं और उनकी संख्या। हाँ, एक चीज यहाँ पढ़ सकते हैं, उपग्रह में भारहीनता, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। किसी तल पर खड़े व्यक्ति को अपने भार का अनुभव उसके पैर पर तल द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? यदि किसी तल पर कोई खड़ा व्यक्ति वहां पे है, तो उसे अपने भार का जो अनुभव है उसके पैर द्वारा तल पर लगाई गई प्रतिक्रिया के कारण होता है। उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल 0 होता है, इसलिए उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पलायन वेग की, यानी एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ ये स्टेटमेंट। यहाँ पे ये परिभाषाएं को एज इट इज लिख के बताने का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको यदि प्रीलिम्स में यहाँ पे 3 नंबर पे मुख्य परीक्षा में 3 नंबर्स में ये आ जाए तो आप इनकी परिभाषा लिख सकें, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है, ये लाइन टू लाइन बताने का इसका उद्देश्य ये है। आप ये ना समझे कि ये यहाँ पे पढ़ के सुनाया जा रहा है, ये आपको दिखाने के लिए भी है और आपको नोट्स इनसे बनाने हैं, इस कारण यहाँ पे ये दिखाकर ये पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो हम इसे पलायन वेग को मैं इसे डायरेक्ट बता देता, पलायन वेग यहाँ पे लिख देता, एक टॉपिक लिख देता पलायन वेग, और ये कैसे होता है ये मैं यहाँ पे आपको बता देता। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे जो समझ में आता नहीं, इसलिए यहाँ पे पलायन वेग को इस प्रकार बताया जा रहा है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता। इसे VE यानी जो है एस्केप वेलोसिटी यानी VE से प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 मीटर पर सेकंड है, जो कि पृथ्वी तल के पलायन वेग की अपेक्षा अत्यंत कम है। यही कारण है कि चंद्रमा पर गैसीय अणु ठहर नहीं पाते हैं और परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। केपलर से संबंधित नियम देखते हैं। जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं। पहला नियम है प्रथम नियम, या फिर इनको कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस प्रकार परिक्रमा करते हैं कि सूर्य इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि पर केंद्रित होता है, ठीक है। दीर्घवृत्त में ये दीर्घवृत्त यहाँ पे दिया है, तो दीर्घवृत्त में दो नाभि होती है, ठीक है। F1 और F2 यहाँ पे 2 नाभि है, तो इसके किसी एक नाभि पर ये फोकस होता है। कौन? जो सूर्य होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट को फिर से यहाँ पे देखिए, ये आपको याद हो जाएगी। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा यानी इलेप्टिकल ऑर्बिट में इस प्रकार परिक्रमा करता है कि सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि यानी एक फोकस पे केंद्रित होता है। यहाँ पे देखिए इस चित्र में ये सूर्य है, ये ग्रह है, ये इस प्रकार ये गति कर रहा है, ठीक है। ये इसके केंद्र पे है, एक नाभि के केंद्र पे है। अगला नियम है द्वितीय नियम अथवा क्षेत्रीय वेग का नियम इसे कहेंगे, और या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इसको कहेंगे। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल में विस्थापित होती है।
ठीक है। इसको हम केपलर का द्वितीय नियम या कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के आधारित नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यदि 5 मिनट में ये जो ग्रह है वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, मान लीजिए 25 25 25 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, 25 वर्ग मीटर का एरिया तय कर रहे हैं। तो अगले जो 5 मिनट होंगे उसमें भी 25 वर्ग मीटर का जो एरिया है वो यहाँ पे कवर करेंगे। यानी ये क्या है, यहाँ पे फिर से इसके स्टेटमेंट देखिए तो आपको और समझ में आएगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के समान अंतरालों में, सूर्य से मिलाने वाली रेखा के समान अंतरालों में, ये सूर्य से मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, ये सूर्य से मिलाने वाली रेखा है सॉरी, तो इसके समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल में विस्थापित होती है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, जैसा कि हम देख चुके हैं। सूर्य से दूर होने पर ग्रह का वेग कम तथा सूर्य से दूर होने पर ग्रह का वेग कम तथा पास होने पर ग्रह का वेग अधिक होता है। तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम, इसे कहते हैं। किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए लिए गए समय आवर्तकाल, जिसको हम कहेंगे, किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए लिए गए समय का वर्ग उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस ए, सेमी मेजर एक्सिस, ये देखो यहाँ पे दीर्घवृत्त में यहाँ पे 2 अक्ष दिए गए हैं, एक अर्ध लघु अक्ष है इस वाले फॉर्म में और अर्ध दीर्घ अक्ष है इस वाले फॉर्म में। तो अर्घ उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस ए की तृतीय घात के समानुपाती होता है। जो आवर्तकाल का जो वर्ग है उसकी कौन सी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्धवृत्तीय अक्ष, अर्धवृत्तीय दीर्घ अक्ष, यहाँ पे अर्धवृत्तीय दीर्घ अक्ष है तो यानी यहाँ पे है ए, यहाँ पे देखिए ए, ठीक है, कि तृतीय घात के समानुपाती होता है, ए की तीसरी घात के समानुपाती होता है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ए3, जहाँ पे टी है, टी सूर्य के परितः ग्रह का आवर्तकाल है और आर अर्ध दीर्घ अक्ष तथा के जो है केपलर नियतांक है। जो के है यहाँ पे केपलर नियतांक, जब भी यहाँ पे कुछ ये समानुपाती का जो यहाँ पे चिन्ह है वो हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, यहाँ पे के यहाँ पे नियतांक है, तो के है केपलर का नियतांक।